विदेश में यात्रा करते समय मेरा सामना माफिया से हो गया और मेरी जान एक उच्च पदस्थ महिला अंडरवर्ल्ड बॉस ने बचाई। मेरी जान बचाने की कीमत यह थी कि मैं अब कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ सकता था। इसके अलावा कोई भी महिला जो मेरे करीब आने की हिम्मत करती, उसके हाथ पैर वह बेरहमी से तोड़ देती थी, क्योंकि वह एक ठंडे दिमाग की ऐसी राक्षसी थी जो बिना पलक झपकाए हत्या कर देती थी। मैं दहशत में था और इस यांडरे से बचना चाहता था। उसके दुश्मनों के साथ जीवन मरण के संघर्ष में उलझे होने का फायदा उठाकर मैं चुपके से पहरे पर तैनात बॉडीगार्ड्स के दस्ते से बच निकला और एक कुत्ते के रास्ते से रेंग कर भाग गया। 1 साल बाद मैं एक आलीशान बार में 8 मॉडलों के साथ फ्लर्ट करते हुए ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी नजरें ऊपर उठाईं, मेरी आंखें उस महिला की ठंडी जमी हुई घूरने वाली नजरों से टकरा गईं। हुआन तांग 30 सेकंड तक सदमे में स्थिर खड़ी रही। उसके होंठों पर एक क्रूर शिकारी जैसी मुस्कान फैल गई। उसने अपने हाथ में पकड़दा शराब का गिलास खाली किया और फिर रेलिंग के ऊपर से कूद गई। ऊपर की मंजिल से सीधे नीचे छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरी, मैं वहां से गायब हो चुका था। उसने केवल वह टेक्स्ट मैसेज देखा जो मैंने अभी उसके फोन पर भेजा था। तुमने गलत इंसान को पहचान लिया है। मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं हूं। दूसरी तरफ मैं पूरी तरह से डरा हुआ था। मैं दोबारा टू युआन के सामने कैसे आ गया? यह बहुत बुरा है। मैं पूरी तरह से फंस गया हूं। मुझे सोचने का समय नहीं था। मैं 5 अलग अलग गलियों में पागलों की तरह दौड़ा। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं बार से काफी दूर आ गया हूं, तो मैं टैक्सी पकड़ने के लिए फुटपाथ पर खड़ा हो गया। सौभाग्य से एक खाली कैब तुरंत रुकी। जैसे ही मैं अंदर बैठने वाला था, किसी ने मुझे पीछे से खींच लिया। उसके शरीर से आने वाली इत्र की महक, उस महिला की खुशबू मेरे लिए डरावनी हद तक जानी पहचानी थी। मैं विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि मैं जानता था कि वह महिला वास्तव में कितनी सनकी है। टू युआन मुझे घसीटकर पास के होटल में ले गई और कमरे में घुसते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने मुझे अपनी ठंडी क्रूर नजरों से देखा। तुम भाग क्यों रहे हो? मैं जम गया जब उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बैरल को मेरे माथे पर दबाते हुए कहा, अभी बोलो, क्योंकि एक बार मैंने ट्रिगर दबा दिया तो शब्दों के लिए बहुत देर हो जाएगी। मैंने खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश की, हालांकि मेरी आवाज में अभी भी थोड़ी कपकपी थी। मैं भाग नहीं रहा था। मैं बस घर जाना चाहता था। टू युआन मेरे इस हताश बहाने पर हंस पड़ी। उसकी खून से लाल आंखें मेरी आत्मा में गहराई से देख रही थीं। तुम्हें मुझे धोखा देने की घातक कीमत पता होनी चाहिए। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मैंने उसकी तरफ एक तीखी नजर डाली। 1 साल पहले जो विदाई पत्र मैंने छोड़ा था, उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा था। मैं तुम्हारी अंधाधुंध हत्याओं को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम मेरे करीब किसी भी दूसरी महिला को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और चाहती थी कि वे सब मर जाएं। तभी तुम्हें संतुष्टि मिलती थी। हम काफी पहले अलग हो चुके हैं, इसलिए मुझे जाने दो। हर शब्द के साथ पिस्तौल पकड़े हुए टू युआन का हाथ थोड़ा कांप रहा था। चेओए, तुम्हें ब्रेकअप शब्द का इस्तेमाल करने की अनुमति किसने दी? अगर तुमने फिर कभी उन शब्दों को अपने होंठों से निकलने दिया, तो यकीन मानो, मैं तुम्हारा सिर यहीं और अभी उड़ा दूंगी। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैं उस पर विश्वास करता था। मैं उसके इरादे पर संदेह कैसे कर सकता था? यह देखकर कि मैंने आखिरकार वह कहना बंद कर दिया है जो उसे नापसंद था, टू युआन का जलता हुआ गुस्सा थोड़ा कम हो गया। जैसे ही उसने अपनी पीठ मेरी तरफ की, उस मौके को भांपकर मैं तुरंत उसके पास से फिसला और दरवाजे की तरफ पागलों की तरह दौड़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरे कान के ठीक पास एक बहरा कर देने वाला, रूह कंपा देने वाला धमाका हुआ। शॉक वेव ने लगभग मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए और मुझे बहरा कर दिया। दरवाजे में बना हुआ छेद इस बात की दुखद याद दिला रहा था कि यह सब कोई मतिभ्रम नहीं था। हुआन तांग सचमुच अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। उसने वास्तव में ट्रिगर खींचने का दुस्साहस किया। मेरे पैर कांपने लगे और मैं फर्श पर गिर पड़ा। वह लंबी और प्रभावशाली कद काठी वाली महिला धीरे धीरे मेरे पीछे से मेरी तरफ बढ़ी। बताओ, वह मुस्कुराई, मेरी आत्मा को शरीर से बाहर निकलते हुए देखकर आनंद ले रही थी। बताओ, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पैर ज्यादा तेज हैं या मेरी गोली? मैं इस मनोवैज्ञानिक अत्याचार को 1 सेकंड और सहन नहीं कर सकता था। चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं अब एक पल के लिए भी इस मनोरोगी के साथ नहीं उलझ सकता था। अगर मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं निश्चित रूप से इस नर्क में हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। अगर मैं मरता हूं, तो मर जाऊं। अपने संकल्प को मजबूत करते हुए मैंने खुद को सीधा बैठने के लिए मजबूर किया। बिना किसी डर के मैंने सीधे टू युआन की आंखों में देखा। या तो मेरी जान ले लो या मुझे आजाद कर दो। इन शब्दों ने उसे पूरी तरह से पागलपन की हद तक पहुंचा दिया। टू युआन का ठंडा चेहरा स्पष्ट हत्या के इरादे के साथ उभर आया। उसके दांत पीसने की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अभी तुम्हारा खात्मा कर देती हूँ। उसके होंठों से शब्द मुश्किल से निकले थे कि उसने मुझे भारी ताकत से बिस्तर पर पटक दिया। रात के सन्नाटे में जब टू युआन सोफे पर बैठी सोच रही थी, तो मेरा मन मेरी दूर की यादों में खो गया। महान लॉर्ड टू की बेटी के रूप में जन्मी जब वह 60 वर्ष के थे, तब से टू युआन को जन्म से ही बहुत लाड प्यार मिला था। उसने प्रतिभा का ऐसा स्तर दिखाया जो किसी और से कहीं अधिक था। 3 साल की उम्र में वह निशानेबाजी सीख रही थी। 6 साल की उम्र में उसे एलीट कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेज दिया गया। 8 साल की उम्र में वह एक शार्प शूटर बन गई थी, जो लगातार अंडरवर्ल्ड के खिलाफ संघर्ष कर रही थी।
14 साल की उम्र में उसने अमेरिकी गुटों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था। हमारी राहें पहली बार 2 साल पहले मिलीं। तब वह एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह के नेता का बेरहमी से शिकार कर रही थी। कई लक्ष्यों को ठंडे दिमाग से खत्म करने के बाद वह एक गली की दीवार के सहारे खड़ी होकर अपने सहयोगियों के आने का इंतजार कर रही थी। मैं तब बालिग हुआ ही था और मेरा भी शिकार किया जा रहा था। मुझे टू युआन को ठीक से देखने का भी समय नहीं मिला था कि मैं सीधे कूड़ेदान में कूद गया और उसका ढक्कन बंद कर दिया। अंदर एक भारी भरकम विदेशी वहां पहुंच गया और 2 युआन से टूटी फूटी अंग्रेजी में चिल्लाकर पूछने लगा कि क्या उसने किसी युवक को भागते देखा है। 2 युआन बस ईंट की दीवार के सहारे पीछे झुक गई, अपने खून से सने जूतों को नीचे घूर रही थी और उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दे रही थी। गुंडों ने गली में तलाशी शुरू की और अंततः कूड़ेदान के सामने रुककर एक जोरदार लात मारी। उन पांचों के चेहरे पर शिकारी जैसी मुस्कान थी। फिर उनमें से सबसे क्रूर जानवर ने मुझे हिंसक रूप से कॉलर से खींचकर बाहर निकाला। उसका इरादा मुझे अगवा करने का था। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अचानक मेरी नजरें 2 युआन से मिलीं। हताश होकर मैंने अपनी जान बचाने के लिए उससे चीनी भाषा में विनती की, मुझे बचा लो। मैं कभी कोई ऐसा सौदा नहीं करता जिससे मुझे फायदा ना हो। बस मुझे बचा लो और मैं वो सब करूंगा जो तुम कहोगी। सौदा पक्का। 2 युआन के होंठ एक रहस्यमयी मुस्कान में मुड़ गए। वास्तव में जिस पहली पल उसने मुझे देखा था, उसी पल उसने तय कर लिया था कि वह मुझे बचाएगी। उसने निर्णायक रूप से अपना हथियार निकाला, जानवर के माथे पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ और गर्म खून मेरे चेहरे पर छींटों की तरफ पड़ा। मुझे खून को समझने का भी समय नहीं मिला कि मैं लड़खड़ाते हुए 2 युआन की तरफ बढ़ा। केवल तभी बाकी 4 गुंडे हरकत में आए, लेकिन इससे पहले कि वे हिल पाते 2 युआन निशाना लगा चुकी थी। 2 युआन ने अपना हथियार उठाया और लगातार 4 गोलियां चलाईं। 4 बेजान लाशें एक के बाद एक गिर गईं। मेरी हताश दौड़ के बीच में ही मेरे पैर कांपने लगे और मैं सीधे जमीन पर गिर गया। 2 युआन मुझे गली के प्रवेश द्वार पर खड़ी काली शानदार कार की ओर घसीट ले गई। एक सहयोगी ने अंदर से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ लगाई। जैसे ही गाड़ी तेज रफ्तार में निकली, गुंडा टोनी रियर व्यू मिरर के जरिए मुझे चुपके से देखने लगा। 2 युआन ने उसे एक ठंडी घातक घूरनी दी। क्या तुम्हें अपनी आंखें प्यारी नहीं है? टोनी डर के मारे जम गया और तुरंत अपनी नजरें फेर लीं। हालांकि उसकी उत्सुकता को दोष देना कठिन था। उनकी बॉस 19 साल की थी और उसने कभी किसी में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। फिर भी यहाँ वह एक सुंदर युवक को घर घसीट कर ले जा रही थी जो उत्सुकता से नहीं मर रहा था। यह महिला निश्चित रूप से कोई ऐसी नहीं थी जिसे हल्के में लिया जाए। क्या वह वास्तव में अपना वादा निभाएगी? अगर उसने मुझे जाने देने से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूंगा? क्या पुलिस को बुलाऊं? क्या इस भगवान के त्यागे हुए स्थान पर पुलिस मेरी कोई मदद कर पाएगी? इससे पहले जब वे 5 जानवर मेरा शिकार कर रहे थे, मैंने मदद के लिए फोन करने की कोशिश की थी। नतीजा, मेरा फोन चकनाचूर हो गया था। कार एक सुनसान उपनगरीय विला के सामने रुकी। 2 युआन ने अपनी ठंडी नजरें टोनी की तरफ घुमाई। निकल जाओ, अगले कुछ दिनों तक मुझे ढूंढने के बारे में सोचना भी मत। बॉस स्पष्ट रूप से एक दावत के लिए तैयार थी, लेकिन कुछ दिन, वह कितना समय था? विला के अंदर 2 युआन मुझे मास्टर बेडरूम में ले गई। नहा लो, या मुझे करना चाहिए? मैं खुद कर लूंगा। मेरी आवाज तनाव से कांप रही थी। 2 युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने दरवाजा बंद किया और जल्दी से नहाने के लिए बगल वाले कमरे में चली गई। उसने बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं की, ये डरते हुए कि मैं भागने की कोशिश कर सकता हूं। अगर मैंने भागने की हिम्मत की तो वह और अधिक हिंसक उपायों का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगी। बाथरूम के अंदर मैं बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहा था। अब तक स्थिति की वास्तविकता मुझे समझ आ गई थी। यह जगह बहुत अलग थलग थी। बचना मूल रूप से असंभव था। भले ही मैं विला से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता, मुझे कुछ ही समय में ढूंढ लिया जाता और वापस पकड़ लिया जाता। और भी अधिक भयानक वास्तविकता यह थी कि यह महिला सशस्त्र और खतरनाक थी। उसे उकसाने और अपनी जान गंवाने के बजाय थोड़ी देर के लिए उसकी सनक के साथ चलना बेहतर था। मैं अपना समय लूंगा जब तक कि वह अपनी चौकसी कम न कर दे, और केवल तभी मैं गायब होने का सही मौका लूंगा। अभी भी खत्म नहीं हुआ, बस अभी आ रहा हूं। मैं जल्दी से अतिरिक्त बाथरोब पहन लिया। जिस पल मैं भाप वाले टब से बाहर निकला, 2 युआन का धैर्य पहले ही अपनी सीमा पार कर चुका था। उसने मुझे हिंसक रूप से बिस्तर पर खींच लिया। जब वे पतले ठंडे होंठ मेरे होठों से टकराए तो हम दोनों एक पल के लिए जम गए। यह हम दोनों के लिए पहला चुंबन था। अगली दोपहर जागने पर मैंने धीरे से खिसकने की कोशिश की। केवल एक मजबूत हाथ द्वारा वापस खींच लिया गया। कहीं जा रहे हो? महिला की आवाज नींद के नशे में भारी, धीमी, कर्कश और खतरनाक रूप से आकर्षक थी। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। तुम चतुर हो, वास्तव में एक प्रतिभाशाली आदमी। मैं सावधानी से उसकी सीमाओं का परीक्षण कर रहा था ताकि भागने का रास्ता खोज सकूं, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास मुझे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। पिछली रात वह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। उसे मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था। चाहे वह मेरा चेहरा हो या मेरी आत्मा, वह मुझे किसी भी कीमत पर हासिल करने के लिए दृढ़ थी। तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे जाने देने की योजना नहीं बना रही हो? पहले मुझे कुछ बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? ल्यूक तेंचू। मेरा नाम सुनते ही 2 युआन बिस्तर पर बैठ गई। उसने मेरे नाम को बार बार दोहराया, जैसे कि उन 3 शब्दों को अपनी अस्थि मज्जा में उकेर रही हो। हर बार जब वह बोलती, मेरा दिल 1 पाउंड भारी हो जाता। ये महिला स्पष्ट रूप से मुझे अपनी तरफ कैद रखने का इरादा रखती थी। 2 युआन बिस्तर से बाहर निकली, कपड़े पहने
और मेरी तरफ मुड़ी। नाइट स्टैंड पर रखे कपड़े बिल्कुल नए हैं, उन्हें पहनो और नाश्ते के लिए नीचे आ जाओ, फिर मैं तुम्हें खुद वापस छोड़ आऊंगी। उसके साथ ही उसने दरवाजा खोला और नीचे चली गई। उसके गायब होने के बाद ही मैंने राहत की सांस ली। मैंने कपड़े लिए और जैसे ही मैं नीचे पहुंचा उन्हें पहन लिया। मैंने उसे रसोई में अंडे तलते हुए देखा। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। मेरा दिमाग एक ही विचार के साथ दौड़ रहा था, जिस पल मैं कैंपस वापस पहुंचूंगा मैं देश छोड़ने के लिए तुरंत फ्लाइट बुक करूंगा। ठीक उसी पल टू युआन दूध और नाश्ता लेकर आई। खा लो। मैं वहां सुनहरे कुत्ते की तरह व्यवहार करते हुए खा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि उसने अपना खाना भी नहीं छुआ था और लगभग पूछ ही लिया था कि क्यों, लेकिन मैंने आखिरी सेकंड में अपनी जीभ काट ली। इस भोजन ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं गर्म कोयलों के बिस्तर पर बैठा हूं, इतनी तीव्रता से घूर रहा था। कोई एक निवाला कैसे निकल सकता है। बहरहाल मैंने हर टुकड़ा खत्म करने के लिए खुद को मजबूर किया। मैंने खड़ा होकर बाहर की तरफ रुख किया। ऐसा नहीं था कि वह मेरा इंतजार नहीं करना चाहती थी, वह जानती थी कि मैं उससे पूरी तरह से डरा हुआ हूं। उसे डर था कि मेरी तरफ एक और कदम बढ़ाने से मैं शुद्ध आतंक के कारण बेहोश हो जाऊंगा। अपने जीवन के इतने वर्षों में उसने कभी ऐसा पुरुष नहीं देखा था जो उसके अस्तित्व से इतना नफरत करता हो। मैं वास्तव में ऐसा महसूस करने वाला पहला व्यक्ति था। पूरी ड्राइव के दौरान मैंने भारी चुप्पी बनाए रखी। टू युआन का चेहरा भयावह रूप से अंधेरा था। क्या यह आदमी वास्तव में उससे इतनी नफरत करता था? वह बातचीत शुरू करने की भी जहमत नहीं उठाएगा। कल से इस पल तक जब उसने बात शुरू की थी, उसके अलावा मैं केवल 2 वाक्य बोलने में कामयाब रहा था। एक अपनी जान के लिए हताश विनती थी और दूसरी दिखावे के लिए एक मामूली कोशिश। पहले एकेडमी वापस चलो, कल सुबह क्लास खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें शाम 7 बजे पिक करूंगी। 7 बजे मैं खुद वापस चला जाऊंगा। बस अपने काम पर ध्यान दो। आज रात मिलते हैं। तुम इसके बारे में सुनिश्चित हो? मुझे धोखा देने की कोशिश के परिणाम। तुम्हें उन्हें बहुत सावधानी से तौलना चाहिए। मेरा दिल मेरे सीने में कस गया। भले ही वह कल से आश्चर्यजनक रूप से सौम्य व्यवहार कर रही थी, फिर भी डर मेरी रगों में बना हुआ था। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। मैं सुनिश्चित हूं, लेकिन अंदर से मैं पहले ही अपने भागने की योजना बना रहा था। जिस पल मैं कैंपस पहुंचूंगा मैं उसे गोस्ट कर दूंगा। मैं अपने देश वापस जाने के लिए सबसे पहली फ्लाइट बुक करूंगा और इस क्षेत्र में फिर कभी पैर नहीं रखूंगा। टू युआन ने मेरी आत्मा के गहरे तक देखा, फिर चुपचाप इंजन रिस्टार्ट किया। जब तक हम स्कूल गेट पर पहुंचे हम में से किसी ने एक और शब्द का आदान प्रदान नहीं किया था। क्या अब मैं जा सकता हूं? क्या सच में कुछ और है जो तुम कहना चाहती हो? मैं जानता था कि वह किन विदाई शब्दों की तलाश कर रही थी। मैं मानता हूं कि मैं भागने के लिए मर रहा था। कल इसलिए असफल हुआ क्योंकि मौका कभी नहीं आया। आज मुझे यह मौका हर हाल में हथियाना था। मैंने उसे एक नकली आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। मैं आज रात तुम्हें सब बता दूंगा। टू युआन ने अपना चेहरा फेर लिया और थोड़ा सिर हिलाया। ये काम कर गया। मैं खुशी से उछलने ही वाला था। मैंने कार का दरवाजा खोला, अपनी शांति बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए। जैसे ही मैंने खुद को और उस घातक महिला के बीच दूरी बनाई, जैसे ही मैं एकेडमी गेट पर पहुंचा, मेरे पीछे से अचानक एक आवाज गूंजी। मुझे वापस मुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सड़क के पार टू युआन अपनी सुपरकार के सहारे खड़ी थी। उसकी आवाज स्पष्टता के साथ आई, ल्यूक तेंचू, मेरा नाम टू है। ये कहने के बाद उसने मुझे एक शानदार मुस्कान दी। वह मुस्कान उसके जैसी महिला के लिए बहुत उज्ज्वल थी। मैंने एक झिझकती हुई लहर दी, फिर मुड़कर एकेडमी के मैदान में चला गया। टू युआन ने अपना फोन निकाला और कॉल किया। उसकी आवाज हड्डियों को ठंडा कर देने वाली ठंडी हो गई। मेरे लिए अभी मोक्सी एकेडमी को घेर लो। मैं सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र था और मैंने कल ही अपनी ग्रेजुएशन विदाई पार्टी खत्म की थी। डॉर्मेट्री में वापस मैं अपने पहचान पत्र इकट्ठा करने के लिए पागलों की तरफ भागा। अपने पासपोर्ट और डिप्लोमा को अपने बैग में डाल दिया। मैंने फ्लाइट बुक करने के लिए एक बर्नर फोन निकाला। कपड़े या दैनिक आवश्यक चीजें पैक करने का समय नहीं था। मैंने अपना बैग छीना और बाहर निकलने के लिए दौड़ा, लेकिन मैं दरवाजे पर ही मैंने अपना बैग छीना और सीधे एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे पर ही मैं सीधे सफाई कर्मचारी से टकरा गया। 12 मिनट बाद कचरे की गाड़ी धकेलता हुआ एक सफाई कर्मचारी धीरे धीरे अकादमी से बाहर निकला। वह मैं था, जो एक हताश भेष में काम कर रहा था। अकादमी का बाहरी हिस्सा काले सूट पहने हुए आदमियों से भर गया था। वे एशियाई और पश्चिमी लोगों का मिश्रण थे। परिसर में वापस आ रहे छात्र डर से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे किसी आतंकवादी स्थिति में फंस गए हैं। जैसे ही मैंने गाड़ी को धक्का दिया, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भगवान का शुक्र है कि मैंने ये कपड़े बदलने के लिए पैसे दिए थे, वरना मैं निश्चित रूप से पकड़ा जाता। मैंने अपनी टोपी नीचे खींचा। मेरे चेहरे का आधा हिस्सा मास्क से ढका हुआ था। मैंने उन लोगों के हाथों में जो था उस पर एक नजर डाली। मेरे होश उड़ गए। उनके पास मेरी सोते हुए की तस्वीरें थीं। मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। सौभाग्य से उन्होंने मुझे केवल एक बार देखा और पूछताछ करने के लिए पास नहीं आए। मैंने आधे घंटे तक उस कचरे की गाड़ी को पागलों की तरह धक्का दिया। अंत में सांस लेने के लिए एक दीवार के सहारे गिर पड़ा। मैंने जल्दी से अपना बैकपैक निकाला। हवाई अड्डे के लिए निकलने के लिए तैयार था। जिस पल मैंने अपना सिर घुमाया, मैं डर के मारे जम गया क्योंकि ओएन 10 कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उसकी गहरी विचारमग्न निगाहें मुझ पर टिकी थीं। ल्यूक टानू, तुम वास्तव में धोखे के उस्ताद हो। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं घूमा और भागा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह लगभग मेरे सीने से बाहर आ जाता, लेकिन मैंने कुछ कदम भी नहीं उठाए थे कि टान ने छलांग लगाई और एक भयावह गंभीर अभिव्यक्ति के साथ मेरी कलाई पकड़ ली। उसने फुसफुसाया, मुझे छोड़कर मत जाओ।
मेरे लिए तुम्हारी भावनाएं पूरी तरह से असली हैं। मैं इतना स्तब्ध था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। टान ने मुझे एकदम घूंट देने वाली आलिंगन में खींच लिया। मैं इंतजार कर सकती हूँ। मैं उस पल तक इंतजार करूंगी जब तुम आखिरकार मुझसे प्यार करोगे। उसके होंठों से ये शब्द निकले ही थे कि उसके काले सूट वाले आदमियों ने मुझे घेर लिया। अंततः मुझे फिर से उस विला में वापस खींच लिया गया। उस दिन से टान एक अलग इंसान बन गई। हर एक दिन वह व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए 3 बार का भोजन तैयार करती थी और मेरे पहने हुए कपड़े भी खुद धोती थी। चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, वह हमेशा मेरे पास वापस आती। वेंटैन ने मुझे थोड़ी आज़ादी दी, बस अपनी परछाइयों को मुझसे कुछ दूरी पर रखा। जब वह मुझे पूरे फ्रांस की सैर पर ले गई, मैं जिस भी चीज़ को एक पल से ज्यादा देखता था, वह अगले ही सेकंड मेरे सामने जादुई रूप से आ जाती थी। इन पिछले 3 महीनों में तुई टोंग ने एक बार भी अपना आपा नहीं खोया था। यहाँ तक कि जब वह जानती थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तब भी उसने मुझे कभी टोका नहीं। ये उसका प्यार का पहला अनुभव था और वह इसे अपने सब कुछ के साथ संजोना चाहती थी। जब तक मैं उसकी नज़रों से ओझल नहीं होता, दुनिया में और कुछ भी उसके लिए मायने नहीं रखता था। रात के 2 बज रहे थे और टुआन थांग अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। नींद मुझसे दूर थी। पिछले 6 महीनों में यह पहली बार था जब टान इतनी देर तक बाहर रुकी थी। मेरे दिमाग में हताश विचारों का बवंडर चल रहा था। क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है या उसने पहले ही कोई नया ढूंढ लिया है? स्पष्ट रूप से इनमें से कोई भी परिदृश्य मेरी भागने की योजना के पक्ष में होता। फिर भी मुझे इसमें खुशी का एक भी कतरा नहीं मिल सका। नंगे पैर खिड़की की ओर चलते हुए मुझे अचानक एहसास हुआ कि मुझे वास्तव में उससे प्यार हो गया है। मैंने उस दृश्य को याद किया जहां उसने पहली बार मेरी जान बचाई थी। जब उसने मुझे गले लगाया था तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मैं इस पिछले आधे साल में साथ खाना पकाने के हमारे शांत पलों के बारे में सोचने लगा। यहाँ तक कि टीवी देखने और साथ में तारों को देखने के साधारण पल भी। उस हताश क्षण में एक सुप्रकार आंगन में दहाड़ती हुई आई। मैं नीचे भागा और पाया कि टैन खून से लथपथ थी। डॉक्टर गोली निकाल रहा था जबकि वह गंभीर स्थिति में थी। उसके महत्वपूर्ण संकेत कम होते जा रहे थे, हर सेकंड कमजोर होते जा रहे थे। मैं सोफे के बगल में घुटनों के बल बैठ गया, उसकी कलाई को पूरी ताकत से पकड़ लिया। यूएन टैन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस जीवित रहो और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। 2 मिनट बाद यूएन की सेहत में चमत्कारिक रूप से सुधार हुआ। डॉक्टर ने आपातकालीन सर्जरी जारी रखी। टोनी और कंपनी हाई ने सभी को चुपचाप बाहर निकलने का इशारा किया। 3 दिन बाद वह मेरी बाहों में जाग गई। क्या वे शब्द वास्तव में सच थे? मैंने मुस्कुराया और मजबूती से सिर हिलाया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यह सच है। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता एक गहरी, तीव्र जुनून में बदल गया। टैन चाहती थी कि वह बस मुझे अपनी जेब में रख ले। हर बार जब उसे जाना पड़ता तो वह मुझसे चिपकी रहती, जाने की अनिच्छा रखती। उस दिन जिस पल टैन बाहर निकली, मुझे मेरे पुराने हाई स्कूल के सहपाठी लामेनवू का फोन आया। वह यहाँ फ्रांस में एक कला प्रदर्शनी आयोजित कर रही थी और उसे मदद के लिए मेरी सख्त जरूरत थी। ये याद करते हुए कि कैसे सालों पहले लेनवू मुझे अस्पताल ले गई थी जब मैं गिर गया था, मैंने उसकी मदद करने के लिए सहमति दे दी। मैंने अपने पैरों में बचे हुए दर्द से संघर्ष किया और खड़ा हो गया। एक प्रीमियम सूट उठाया जिसे टैन ने मेरे लिए खरीदा था। ड्राइवर ने मुझे प्रदर्शनी स्थल पर छोड़ दिया। भाई चू, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकला, लंपी और वू ने मेरा स्वागत किया। उसकी आंखें उसे देखकर चमक उठीं। फिर चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर हम प्रदर्शनी देखने के लिए सीधे आगे बढ़ सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे के पीछे गैलरी में दाखिल हुए। कार के अंदर ड्राइवर की भौहें चिंता में सिकुड़ गईं। उसने एक निजी जगह से कॉल करने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। इस बीच विला में माहौल पूरी तरह अलग था। टैन सोफे पर आलस से लेटी हुई थी। उसके सामने घुटनों के बल कांपते हुए आदमी को ठंडी निगाहों से देख रही थी। तुम वास्तव में कैसे मरना चाहते हो? कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी पत्नी और बच्चे को छोड़ दो। मेरे साथ जो चाहो करो, बस उनके साथ नहीं। आसपास के गुर्गों ने ठहाके लगाना शुरू कर दिया। ओन टोंग ने अचानक एक काली हंसी के साथ कहा, यदि आपके पास कोई और अंतिम अनुरोध है तो बेझिझक बोलें। टैन ने अपने अधीनस्थों के लिए सख्त कानून लागू किए थे। पहला, कभी भी मानव तस्करी को हाथ न लगाएं। दूसरा, नशीले पदार्थों के साथ कोई संलिप्तता नहीं। तीसरा, कभी भी सेना या पुलिस को उकसाया नहीं। अचानक ऊपरी मंजिल से एक महिला और एक छोटा बच्चा नीचे आए। अपने पिता को घायल देखकर लड़का उनकी तरफ लपकने की कोशिश करने लगा। टैन धीरे से खड़ी हो गई, किनारे खड़े अधीनस्थ को ठंडा आदेश दिया, सुनिश्चित करें कि वह बहुत जल्दी या आसानी से न मरे। इसके साथ वह मुड़ी और दूर चली गई। जिस पल वह अपनी कार में बैठी, ड्राइवर की कॉल आ गई। स्क्रीन पर कॉलर आईडी को देखकर टोन की उंगलियां गुस्से में कांप उठीं। जब तक उसने फोन रखा, उसकी आंखें बदला लेने वाली लाल रंग में डूबी हुई थीं। प्रदर्शनी में वापस मैंने अपनी घड़ी देखी। सीनियर, मैं अब निकल रहा हूं, मुझे वास्तव में जाना है। तभी उसने कहा, रुको, क्या हम आज रात डिनर के लिए मिले? मैंने तुरंत जवाब दिया, जी नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पास पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड है ना? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने बिना सोचे समझे इसे स्वीकार कर लिया। इस स्वीकारोक्ति ने वो को गुस्से में डाल दिया। वह हाई स्कूल के दिनों से ही मेरे लिए एक मशाल लिए घूम रही है, लेकिन उसने कभी स्वीकार करने का साहस नहीं किया। डर था कि वह उस दोस्ती को भी खो देगी जो हमारे पास थी।
3 लंबे वर्षों तक हर बार जब उसने संपर्क किया, मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने अंततः सीमाओं के पार मेरा पीछा करने की हिम्मत जुटाई, केवल यह पता लगाने के लिए कि मैं पहले से ही किसी के साथ हूं, जिससे लंपियन वो पूरी तरह जम गई। मैंने बिना पीछे मुड़े एग्जिट की ओर कदम बढ़ाए। उसकी निगाहें बहुत तीव्र और घुटन भरी थीं। मुझ जैसा सुस्त व्यक्ति भी गर्मी महसूस कर सकता था। लगता है मुझे अपनी भविष्य की अस्वीकृतियां किसी और के माध्यम से भेजनी होंगी। फिर से न मिले, फिर छू, मुझे तुम्हें बाहर तक छोड़ने दो। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने अपनी गति तेज कर दी। अपनी ड्राइवर की कार को देखकर मैं उसकी ओर भागा, लेकिन मैं फिसल गया और लगभग अपना संतुलन खो बैठा। लंपटिन वू ने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन मैं तुरंत पीछे हट गया। धन्यवाद सीनियर, लेकिन कृपया पीछे रहें, मैं उसका वह हाथ तोड़ दूंगी। मैंने उसके बढ़ते गुस्से को कम करने की कोशिश की। क्या हम बस घर जा सकते हैं कृपया? चलो अभी निकलते हैं। टैन अपने विस्फोटक गुस्से को दबाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने अपना हथियार नीचे किया और मुझे सुपरकार की ओर खींचा। लंपटिन वो ईर्ष्या के गुस्से में चिल्लाई, टैन चू, वह तुम्हारे योग्य नहीं है। वह एक पत्थर दिल राक्षस के अलावा कुछ नहीं है। टैन मुड़ी और गोली चलाने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं समय रहते उसे पीछे धकेलने में कामयाब रहा। गोली गलत दिशा में चली गई। टैन ने मेरी कलाई को कुचलने वाली ताकत से पकड़ लिया और मुझे हिंसक रूप से कार में धकेल दिया। इंजन की गूंज के बीच गाड़ी विला की ओर सड़कों पर दौड़ पड़ी। तुमने उसे क्यों बचाया? डुआन ने पूछताछ की। उसकी आंखें खून से लाल थीं। मैंने खुद को ऊपर उठाया और उसे शुद्ध गुस्से के साथ घूरा। वह सिर्फ मुझे स्थिर होने में मदद कर रही थी, और तुम उसे अपंग बनाना चाहती थी। तुम वास्तव में उसे मारने जा रही थी। क्या तुम पूरी तरह अपना आपा खो चुकी हो? जो कोई भी मेरे आदमी पर हाथ डालने की हिम्मत करता है, वह केवल मौत का हकदार है। मैं उसे अभी खत्म करने जा रही हूँ। उसने आदेश देने के लिए अपना फोन निकाला। यह देखकर मैं बालकनी की ओर लपका, कूदने के लिए तैयार था। तंग घबरा गई और चीखते हुए मुझे वापस खींच लिया। उसकी पूरी आवाज कांप रही थी। नहीं, क्या वह वास्तव में इतनी कीमती है कि तुम उसके लिए अपनी जान दे दोगे? मैंने अपना सिर हिलाया। मैं बस एक मासूम इंसान को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं वादा करता हूं कि मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगा। तंग चुप रही और वहां से चली गई। उस रात मुझे तेज बुखार हो गया और इमरजेंसी रूम के बाहर मैं बेहोश हो गया। जब होश में आने के बाद डॉक्टर मुझे बाहर लाए तो तुआन तंग लड़खड़ाते हुए मेरी ओर आई और मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया। एक पल के लिए भी छोड़ने से इनकार कर दिया। अगली सुबह जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलीं, मेरा सामना तुआन तंग की लाल सूजी हुई आंखों से हुआ। उसने इतनी धीमी आवाज में पूछा कि वह बमुश्किल एक फुसफुसाहट थी। क्या अभी भी तुम्हारी तबीयत खराब है? क्या तुम्हें मुझे डॉक्टर को वापस बुलाने की जरूरत है? क्या तुम्हें भूख लगी है? प्यास लगी है? मुझे बताओ। मैंने धीरे से उसका हाथ दबाया। तुम एक साथ बहुत कुछ पूछ रही हो, मैं कैसे जवाब दूं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पहले किस सवाल का जवाब दूं। तुआन तंग ने अपना सिर नीचे झुका लिया। मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता था कि वह पिछली घटना के लिए माफ़ी मांग रही थी, लेकिन ये माफ़ी मेरे लिए नहीं होनी चाहिए थी। लंपियन वू ने तो बस मुझे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया था। फिर भी तुआन तंग ने उसकी दिशा में 6 गोलियां चला दी थीं। वह माफ़ी वास्तव में लंपियन वू की थी। अस्पताल के कमरे में भारी सन्नाटा छा गया जब तक कि डॉक्टर सुबह के राउंड के लिए नहीं आ गए। तुआन तंग खड़ी हुई और गलियारे में चली गई। टोनी बस खाना लेकर आ रहा था। दूर से उसने अपनी बॉस की अकेली परछाई देखी और उसका दिल उसके लिए तड़प उठा। बॉस, अगर आप किसी से प्यार करती हैं तो आपको उनका सम्मान करना सीखना होगा। उन अंतिम शब्दों के साथ उसने खाना नीचे रखा और चुपचाप वहां से चला गया। तुआन तंग अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ी रही, स्तब्ध। तार्किक रूप से वह उसके कहे हर शब्द को समझती थी, लेकिन जब बात मेरे बारे में होती तो उसका खुद पर से नियंत्रण पूरी तरह खो जाता। तुआन तंग ने लंच बॉक्स उठाया और वापस कमरे की ओर चल पड़ी। अगले दिन दोपहर में जब तुआन तंग मेरे डिस्चार्ज पेपर संभालने में व्यस्त थी, एम और वू ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। उसका बायां हाथ मोटी पट्टियों से लपेटा हुआ था, हालांकि उसका चेहरा पहले की तुलना में काफ़ी स्वस्थ लग रहा था। लंपियन वू मेरे अस्पताल के बिस्तर के पास आई। मैं सदमे में उसे देखता रह गया और बैठने के लिए संघर्ष करने लगा। सीनियर, आप यहाँ क्यों हैं? देखो, मुझे बहुत खेद है। तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मेरी गर्लफ्रेंड किसी भी सेकंड वापस आ जाएगी। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ कोई ग्रज नहीं रखा। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह गंभीर थी। तंचू, मुझे तुमसे प्यार है। क्या तुम्हें वाकई मेरे लिए थोड़ी भी भावना महसूस नहीं होती? मेरे चेहरे पर हिचकिचाहट की एक भी लकीर नहीं थी। लंपियन वो मुड़ी और बाहर निकलने की ओर चलने लगी। उसने मुझे रोते हुए नहीं देखने दिया। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, मेरी आवाज़ पीछे से गूंजी, सीनियर, कृपया मुझे भूल जाओ। लंपियन वो के आंसू आखिरकार छलक पड़े। वह बिना पीछे मुड़े कमरे से भाग गई। गलियारे के बाहर टोनी और कंपनी के अन्य लोग तुआन तंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे। बॉस, कृपया आपको शांत होना होगा। ये कैसा कचरा प्लान था, बेवकूफ़। टोनी को इस स्थिति में खुद को बहुत गलत महसूस हुआ। उसने मूल रूप से लंपियन वू के मेरे पास आने की योजना इसलिए बनाई थी ताकि तुआन तंग में थोड़ी स्वस्थ जलन पैदा हो सके। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही तुआन तंग को पता चलेगा, वह तुरंत उसके चेहरे पर मुक्का जड़ देगी।
बॉस, बस कुछ और मिनट रुक जाइए। लंपियन वू बस निकलने ही वाली है। मैं और इंतजार नहीं करूंगी। एक ठंडी नजर के साथ उसने उन दोनों को जोर से धक्का दे दिया। फिर वो बिना पीछे मुड़े अस्पताल के कमरे की ओर बढ़ी। उसका दिमाग अंधेरे बेचैन विचारों से भरा हुआ था। क्या लामथियन वू ने उसे छूने की हिम्मत की? क्या वह महिला अभी उसका दिमाग उसके खिलाफ जहर से भर रही थी? हॉल के आधे रास्ते में उसका सामना लामथियन वू से हुआ जो उसकी ओर आ रही थी। दोनों महिलाएं गलियारे में एक दूसरे के पास से गुजर गईं। उनमें से किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। कमरे में वापस मैं शौचालय जाने के लिए बिस्तर से उतरने की कोशिश कर रहा था कि तभी दरवाजा अचानक एक जोरदार धमाके के साथ खुला। तुआन तंग अंदर दौड़ती हुई आई, मुझे पूरी तरह से स्तब्ध छोड़ दिया। मैंने तुरंत महसूस किया कि उसकी मुलाकात लामथियन वू से हुई होगी। शुक्र है कि इस बार हॉल में कोई गोलीबारी नहीं हुई। तुआन तंग ने मुझे एकदम घोंटने वाली हताश आलिंगन में खींच लिया। मेरी गर्माहट महसूस करके ही उसने कुछ शांति पाना शुरू किया, लेकिन यह भी उसकी अधिकार भावना को संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं था। उसने मुझे बेरहमी से खिड़की के फ्रेम के खिलाफ दबा दिया और एक आक्रामक चुंबन के साथ मेरे होंठों पर कब्जा कर लिया। मैंने उसे पीछे धकेलने की पूरी कोशिश की। यह तीव्र जकड़न लगभग 20 मिनट तक जारी रही। तुआन तंग ने अपना चेहरा मेरी गर्दन में छिपा लिया और चूमने के निशान छोड़ दिए। मैंने धीरे से उसके सिर को थपथपाया। बस करो, अब छोड़ो, मुझे शौचालय जाना है। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल सकता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, निराशा की एक अवर्णनीय भावना मुझ पर छा गई। बड़े होते हुए मैं हमेशा सभ्य विनम्र लोगों से घिरा रहा था। अचानक ऐसी दबंग महिला के साथ बंधा होना एक ऐसी वास्तविकता थी जिसे अपनाना असंभव लग रहा था। तभी एक सेब लुढ़कता हुआ मेरे पैरों के पास आया। मैं उसे उठाने के लिए झुका और एक छोटी लड़की को देखा, शायद 16 या 17 साल की, जो मेरी तरफ दौड़ रही थी। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे। उसका चेहरा ताजे घावों और धुंधले निशानों का नक्शा था। वह मेरे हाथ में मौजूद फल को इतनी हताश भूख से देख रही थी कि मैंने तुरंत उसे दे दिया। वह लड़की गलियारे की ओर मुड़ी, तभी एक गुजरते हुए मेडिकल स्टाफ सदस्य से टकरा गई। अफरा तफरी में उसका हाथ गलती से मेरे हाथ को छू गया। हम दोनों एक पल के लिए जम गए। उसने हड़बड़ी में अपना सेब उठाया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह हॉल में ओझल हो गई। मैंने इस पर और कोई ध्यान नहीं दिया और शौचालय की ओर बढ़ गया। बाद में बाहर निकलते समय मैंने आसमान में एक जीवंत इंद्रधनुष देखा। उस सुंदर दृश्य को देखकर मेरा उदास मन अचानक हल्का हो गया। मैं सीढ़ियों से ऊपर छत की ओर बढ़ा ताकि नज़ारे का बेहतर नज़ारा देख सकूं, लेकिन जैसे ही मैं छत के दरवाजे पर पहुंचा, भारी धातु के फ्रेम के पीछे से दबी हुई कष्टदायी कराहें सुनाई दीं। किसी अस्वस्थ अंधेरे जिज्ञासा से प्रेरित होकर मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरी रूह कंपा दी। तुआन तंग अपनी स्टिलेटो ऊंची एड़ी की तेज नोक का इस्तेमाल करके उस लड़की के हाथ को कंक्रीट में पीस रही थी। उसकी आवाज़ पूरी तरह बर्फ जैसी थी। तुमने मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की। तुम में बहुत साहस है, छोटी लड़की। कोहाई और टोनी किनारे खड़े थे। उनके चेहरे गंभीर थे, फिर भी किसी ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। जमीन पर पड़ी लड़की वहीं थी। उसका शरीर अब और भी ताज़े घावों से ढका था। फिर भी उसने एक भी आह नहीं निकाली, जैसे उसने पहले ही अपनी क्रूर नियति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया हो। वहां पूरी तरह से गतिहीन पड़ी थी। तुआन तंग ने अपना पैर घुमाया, लड़की के सिर पर सीधे जोर से लात मारी, जिससे तुरंत ताज़ा खून निकल आया और फर्श पर फैल गया। यह देखकर कि वह फिर से हमला करने की तैयारी कर रही थी, कोहाई और टोनी उसे रोकने के लिए दौड़ पड़े। बॉस, रुकिए, यह लड़की गूंगी है। उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार है और इसी अस्पताल में भर्ती है। वह बस मेडिकल बिल चुकाने के लिए पार्ट टाइम काम कर रही है। उसे नहीं पता था कि वह आज गलती से बॉस के आदमी से टकरा गई। बॉस, कृपया। यह शब्द सुनकर तुआन तंग थोड़ा शांत हुई। उसने कंक्रीट पर पड़ी लड़की पर एक ठंडी घातक नज़र डाली, फिर अपनी एड़ी पर मुड़ गई और वहां से चली गई। जब उसके कदम पूरी तरह से दूर हो गए, तभी मैं कचरे के डिब्बे के पीछे से निकला, छत का दरवाज़ा खोला और उस बेचारी लड़की को ज़मीन पर टूटी बिखरी हुई पाया। उसकी निगाहें खाली और शून्य थीं। जब वह आसमान को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि उन्होंने उसे ख़त्म क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि उसका अस्तित्व ही एक थकाऊ बोझ बन गया था। मैं नीचे बैठा और अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला। मुझे बहुत खेद है, मैं ही वह कारण हूँ जिसकी वजह से तुम्हें इसमें घसीटा गया। इस कार्ड का कोई पिन नहीं है, इसे लो और अपना इलाज करवाओ। खून से लथपथ लड़की ने अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया। उसने अपने एक बिना चोट वाले हाथ का इस्तेमाल अपने आंसू पोंछने के लिए किया और पूरी खामोशी में मेरी ओर देखा, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ। मैं बहुत चिंतित होने लगा। डर था कि तुआन तंग का धैर्य खत्म हो जाएगा और वह मुझे खोजने आ जाएगी। मैं झुका और लड़की का हाथ पकड़ लिया, कार्ड को उसकी हथेली में मजबूती से दबा दिया। जो हुआ उसके लिए मैं वास्तव में गहराई से माफ़ी मांगता हूँ। उसके साथ मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम उठाया, मेरी टखने को अचानक एक ठंडे हाथ ने जकड़ लिया। मैं नीचे देखा, पूरी तरह से उम्मीद कर रहा था कि लड़की अपने गुस्से को निकालने के लिए मुझ पर हमला करेगी। मुझे आश्चर्य हुआ,
उसने ऊपर देखा और मुझे एक हल्की मुस्कान दी। यह एक ऐसी मुस्कान थी जो अविश्वसनीय रूप से शुद्ध और उज्ज्वल थी। मैंने खुद को जवाब में मुस्कुराते हुए पाया। जिस पल उसने अपनी पकड़ ढीली की, मैं छत के निकास की ओर दौड़ा। लड़की धीरे धीरे दर्द से ऊपर उठी, बैंक कार्ड को इंद्रधनुष की ओर करके पकड़ा और वह एक बार फिर मुस्कुराई। अस्पताल के कमरे में वापस तुआन तंग खिड़की से बाहर देख रही थी। मैं अभी तुम्हें खोजने के लिए बाथरूम में गई थी। नर्स ने कहा कि वह खाली है। टानू, क्या तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो? वह खिड़की तक गई और नंबर डायल किया। फोन एक अनंत काल तक बजता रहा, इससे पहले कि किसी ने उठाया। बड़ी दीदी, दूसरी तरफ से आवाज़ शुद्ध झटके में निकली। तुम्हारे लिए मुझे कॉल करना एक चमत्कार है। क्या तुम किसी मुसीबत में हो? सुनो दीदी, फ्रांस में जिस स्पेशलिस्ट का तुमने जिक्र किया था, क्या वह अभी भी वहीं है? उसे कल सुबह मेरे पास आने का आदेश दो। दूसरी तरफ सियोरो छिरो एक पल के लिए जम गई। वह अभी भी यहाँ है। मैं तुरंत व्यवस्था करूंगी, लेकिन मुझे बताओ कि आखिरकार क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी यहाँ आने की ज़रूरत है? मैंने दरवाज़ा खोला और वापस अंदर कदम रखा। कोई ज़रूरत नहीं है। तुआन तंग ने फ़ोन काट दिया। उसने एक टिश्यू निकाला और मेरे माथे से पसीना धीरे से पोंछ दिया। इतनी हड़बड़ी क्यों? मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। दोबारा ऐसा मत करना। एक बार जब उसने मेरा चेहरा साफ कर लिया तो उसने धीरे से मेरे गाल को सहलाया। मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा मुझसे दूर भागने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है? मैं तनाव से इतना लकवाग्रस्त था, मैंने एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। यह महसूस हुआ कि मैंने छत पर उसकी दुष्ट हिंसा देखी है। वह क्षण था जब मैंने हमेशा के लिए जाने का फैसला किया। मैं उसके मुड़े हुए जुनून और क्रूरता को नहीं समझ सकता था। भले ही मेरा एक हिस्सा उससे प्यार करता था, मैं कभी भी उसे मासूम लोगों को प्रताड़ित करते हुए स्वीकार नहीं कर सकता था। मैं मेरे आसपास रहने पर उसे एक या दो बार रोक सकता था, लेकिन तब क्या होगा जब मैं उसे नहीं देख रहा हूं? मैं छत पर पहले अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि जिस क्षण मैं सामने आऊंगा उस बेचारी लड़की को शायद जीवित बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन तुआन तंग की मनोरोगी अधिकार भावना के साथ वह यह सुनिश्चित करने में पूरी तरह सक्षम थी कि बाकी की जिंदगी मैं किसी और महिला को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। ये कोई जीवन नहीं था, ये एक पिंजरा था। मैंने तुआन तंग को खत्म करने का फैसला किया। उसकी भारी चुप्पी, उसकी अभिव्यक्ति तेजी से अशुभ होती जा रही थी। तंचू, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या तुम किसी दूसरी महिला के बारे में सोच रहे हो या तुम मुझे छोड़ने की योजना बना रहे हो? उसके भीतर क्रोध की एक लहर उठी, लेकिन उसकी तर्क शक्ति के आखिरी अंश ने उसे चेतावनी दी कि दूसरा संघर्ष न भड़काए। बहुत जोर देने से मैं और दूर हो जाऊंगा। लेकिन तुआन तंग जैसी जुनूनी प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए वह अपनी संयम कैसे बनाए रख सकती थी? उसने मुझे एकदम घोंटने वाले आलिंगन में खींचा और मांग की, तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? मुझे बताओ कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। मेरा इरादा चुप रहने का था, लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में घूमते हुए गहरे जुनून की झलक देखी तो मैंने कांपती फुसफुसाहट में शब्द बाहर निकाले, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरी प्रतिक्रिया ने तुआन तंग को एक ठंडी हंसी हंसने पर मजबूर कर दिया। झूठे! पहले जब तुमने अपने प्यार का इजहार किया था तो तुम्हारी आंखें सच्ची भावनाओं से भरी थीं। अब तुम बस लाइंस पढ़ रहे हो जैसे ये कोई काम हो। उसके चेहरे पर फैली वह डरावनी मुस्कान देखकर मैं घबरा गया और उसके हाथों को खुद से अलग करने की कोशिश की। तुआन तंग ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला। टोनी, इस पूरी मंजिल को तुरंत खाली करो। किसी को भी हमें परेशान करने की अनुमति नहीं है। दूसरी तरफ टोनी ने तुरंत इशारा समझा। उसने अपने लोगों को भीड़ को तितर बितर करने का आदेश दिया। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, मुझे दीवार के खिलाफ दबा दिया गया। तुआन तंग को मेरी सहमति की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने मेरी हर भावना को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। मैं कितना भोला था। मैंने एक विनाशकारी गलती की है। सच में तुआन तंग भी उतनी ही पीड़ित थी। जिस आदमी की वह इच्छा करती थी, वह न केवल उससे मानसिक रूप से घृणा करता था, बल्कि उसका शरीर भी उसके स्पर्श से पीछे हट रहा था। तुआन तंग झुक गई। उसकी गर्म सांसें मेरे कान के पास महसूस हुईं, धमकी देते हुए कि अगर मैंने उसे और अधिक रोकने की हिम्मत की तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम 3 दिनों तक इस बिस्तर से बाहर ना निकल पाओ। इस अल्टीमेटम ने दुर्भाग्य से बहुत अच्छा काम किया। मैं जम गया, हिलने की हिम्मत नहीं की, जबकि एक मूक प्रतिज्ञा की, मुझे इस राक्षस के चंगुल से बचना होगा। मेरे पास उसके लिए जो भी स्नेह था वह उस पल में पूरी तरह खत्म हो गया। रात के गहरे होने तक तुआन तंग आखिरकार मुझे साफ करके शांत नहीं हुई और मेरी थकी हुई काया को देखते हुए जैसे ही मैं गहरी नींद में चला गया, उसने मुझे अपने सपनों में बड़बड़ाते सुना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यह स्पष्ट था कि मैं उसके द्वारा दी गई पीड़ा से पैदा हुए दुःस्वप्न में फंसा हुआ था। उसने इस रिश्ते को मरम्मत से परे बर्बाद कर दिया था। जब उसकी जहरीली अधिकार भावना भड़कती थी तो वह भी अपने आवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता खो देती थी। तंग शायद अब मुझसे पहले से कहीं ज्यादा नफरत करती है। कल जब तंचू जागेगा, मुझे उसके साथ एक असली बातचीत करनी होगी।
मैं उसे अपने दिमाग के अंधेरे के बारे में बताऊंगा। उसे बताऊंगा कि मैं मदद लेने के लिए तैयार हूं, चाहे जो भी हो। जब तक तंचू मुझे छोड़ता नहीं है, मैं अपने बारे में सब कुछ बदलने को तैयार हूं। तंचू किस तरह के आदमी की प्रशंसा करता है, मैं उसके लिए बिल्कुल वही व्यक्ति बन जाऊंगा। अगर मैं वास्तव में नहीं बदल सकता तो मैं बस नाटक करूंगा। मैं हमेशा के लिए यह भूमिका निभाऊंगा। अगर वह मेरी हत्या करने की आदत से नफरत करता है तो मैं रक्तपात को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ भी, जब तक वह मेरे साथ रहे। सुबह 4 बजे रिंगटोन की एक तीखी आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। मैंने बिस्तर पर कराहते हुए चिढ़कर अपने कान ढके। मैंने अनजाने में अपने साथ चिपकी महिला को लात मारी। तुआन तंग कॉल का जवाब देने के लिए उठ बैठी। एक हाथ धीरे से शोर से मेरे कान को बचा रहा था। बॉस, मुख्यालय पर माफिया ने छापा मारा है। फोन के दूसरी तरफ से टोनी की आवाज घबराहट से भरी थी। तुआन की पकड़ अपने फोन पर कस गई। उसने अपनी आवाज धीमी की, अपने आदमियों को जुटाने का आदेश दिया। मैं 30 मिनट में देश वापस आ जाऊंगी। उन शब्दों के साथ उसने कॉल काट दी। वह मेरी सोती हुई काया को देखने के लिए मुड़ी, ये सोचकर कि क्या उसे मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए। लेकिन इस मिशन के घातक खतरे को देखते हुए उसने अंततः इस विचार को छोड़ दिया। तुआन तंग प्रेत जैसे कदमों के साथ बिस्तर से खिसक गई और गुप्त तिजोरी से एक आग्नेयास्त्र निकाला। एक बार जब उसकी तैयारी पूरी हो गई तो वह झुकी और मेरे चेहरे को तीव्रता से निहारा। मेरे सूजे हुए होंठों पर एक कोमल लंबा चुंबन लिया, इससे पहले कि वह नीचे की ओर ओझल हो गई। ड्राइवर कार में झपकी ले रहा था जब तुआन तंग ने उसे जगाने के लिए कांच पर दस्तक दी। उसने उसे अपनी जान की कीमत पर तंचू की निगरानी करने का आदेश दिया, मेरी हर एक मांग को पूरा करने के लिए कहा। आदेश देने के बाद वह रात के अंधेरे में तेजी से निकल गई। किसी को शक नहीं था कि मैं वास्तव में काफी देर से जागा हुआ था। रिसीवर पर टोनी की बुलंद आवाज ने मुझे पूरी बातचीत स्पष्ट रूप से सुनने दी थी। मैंने कालीन के किनारे को पीछे हटाया, पासपोर्ट और आईडी निकाल ली जिसे मैंने छिपा कर रखा था। ये वह पलायन मार्ग था जिसे मैंने यहां लाए जाने के क्षण से ही प्लान किया था। यह मेरा गायब होने का सुनहरा मौका था। मैंने एक काले ट्रैक सूट में खुद को लपेटा और नाइट स्टैंड पर एक संक्षिप्त स्पष्ट ब्रेकअप नोट छोड़ दिया। मैंने उसकी हिंसक प्रवृत्तियों और उसकी रोगजनक जहरीली अधिकार भावना को लताड़ा। मैंने मांग की कि वह मुझे कभी न खोजे। जब दुनिया अभी भी अंधेरे में डूबी हुई थी तो मुझे अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए हर सेकंड का फायदा उठाना था। अगर मैं नहीं करता तो जिस क्षण तुआन तंग सुरक्षा को और मजबूत करेगी, मेरी आज़ादी के सभी मौके हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। अभी मेरी एकमात्र बाधा ड्राइवर को चकमा देना है, जो वर्तमान में निगरानी कर रहा है। मैंने चुपचाप नाइट स्टैंड पर पत्र रखा, फिर अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए कमरे से बाहर निकला और प्रेत जैसे कदमों के साथ नीचे की ओर रेंग गया। मैं चुपके से रसोई में घुसा, खिड़की को धक्का देकर खोला और बाहर छलांग लगा दी। मेरे पैर झेली की तरह महसूस हो रहे थे, लगभग मेरे नीचे दब रहे थे, लेकिन मैंने अपने दांत भींचे और खुद को स्थिर खड़े होने के लिए मजबूर किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और कुत्ते के फ्लैप के माध्यम से बाहर निकल गया। ये छेद सालों पहले उस विशाल शिकारी कुत्ते के लिए बनाया गया था जिसे तुआन रखती। वह जानवर असाधारण रूप से क्रूर था, जिसमें अपने मालिकों जैसी ही हिंसक लकीर थी। एक बार उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसे टुथान ने एक ठंडी और बेरहम गोली मारकर खामोश कर दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज यह कुत्ता घर मेरी उत्तरजीविता का एकमात्र रास्ता बन जाएगा। विला के घेरे से बाहर निकलते ही मैंने दूर 2 काली सेडान कारें देखीं। वहां 7 या 8 गुंडे ताश खेल रहे थे। वे सभी टून के वफादार गुर्गे थे। जैसे ही निराशा मुझे घेरने लगी, तभी लीडर का फोन जोर से बजने लगा। उन्होंने अपने ताश फेंके और कारों में सवार हो गए। मैंने उस मौके का फायदा उठाया और बिजली की गति से दौड़ पड़ा। हल्की बूंदाबांदी ने मेरी हलचल की आवाज को पूरी तरह दबा दिया। मैं अपनी हर एक ऊर्जा के साथ उस गली में दौड़ता रहा। मेरे चेहरे पर बहते बारिश के पानी के साथ आंसू मिल रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह अत्यधिक उत्साह था या थोड़ी सी पछतावा। जब तक मैं मुख्य सड़क पर पहुंचा, सुबह होने वाली थी। सड़क पूरी तरह सुनसान थी, दूर दूर तक कोई नहीं था। अचानक एक कमर्शियल वैन पीछे से तेजी से आई। मैंने सब कुछ एक दांव पर लगाने का फैसला किया। बीच सड़क पर खड़े होकर मैंने गाड़ी को रुकने पर मजबूर कर दिया, जब तक कि ड्राइवर ट्वेंथिन की परछाइयों में से एक नहीं है। जीत का मतलब है कि मैं इस दुःस्वप्न से बच गया। हार का मतलब है कि मुझे वापस उस सुनहरे पिंजरे में घसीट लिया जाएगा। सौभाग्य से वैन में 3 लोगों का एक परिवार था। यह सुनने के बाद कि मुझे हवाई अड्डे तक पहुंचना है, उन्होंने मुझे रास्ते का कुछ हिस्सा छोड़ने की पेशकश की। जब विमान आखिरकार बादलों में ऊपर उड़ा, तभी मैंने राहत की सांस ली। मैं आखिरकार उस जगह से बच निकला जो मेरी आत्मा का दम घोंट रही थी। विमान सीधे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा, फ्रांस को अलविदा कहा। जैसे जैसे वह दूर होता गया, साथ ही वह अपने देश के लिए एक हेलीकॉप्टर पर सवार थी। टुअन टोंग ने अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा मृत्यु जैसा पीला था। टोनी और कंपनी के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी और टुंग ने अपना फोन निकाला और वहीं
जाना पहचाना नंबर डायल किया। हेलीकॉप्टर हवा में अधर में लटक रहा था। कॉल बजती रही लेकिन किसी ने नहीं उठाया। टुअनटंग ने एक भारी आह भरी और डिवाइस को जेब में रख लिया। आधा साल बाद एनक्विक्स के गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में लंबे महीनों के गहरे कोमा के बाद टुअनटंग ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। अस्पताल का कमरा उन लोगों से भरा था जो पहरा दे रहे थे। टोनी बिस्तर के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। इस मजबूत इरादे वाले व्यक्ति की आंखों से एक टूटे हुए बच्चे की तरह आंसू बह रहे थे। बॉस, आप आखिरकार हमारे पास वापस आ गई हैं। आधा साल पहले हुई उस भीषण झड़प के दौरान टुई और टोंग असामान्य रूप से विचलित थीं। अंततः उसे माफिया की एक आवारा गोली लग गई। डॉक्टरों को यकीन था कि शायद वह कभी होश में नहीं आएगी। भगवान का शुक्र है, कोहाई फुसफुसाई। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अगर आप अभी नहीं जागती तो हम सब पागल हो गए होते। तेंचू कहाँ है? तुमने उसे नहीं बताया कि मैं घायल हूं? क्या बताया? कमरा एक डरावनी दम घोंटने वाली चुप्पी में डूब गया। टोनी और कंपनी की नजरें अपराध बोध से झुक गईं। वे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सके। टुअनटंग ने अचानक खुद को संभाला और उठकर बैठ गई। क्या तेनू के साथ कुछ हुआ? ओहिग ने लाचारी भरी आह भरी। उसने नाइट स्टैंड की दराज में हाथ डाला, एक कागज निकाला और कांपते हाथों से उसे थमा दिया। टून की उंगलियां बेकाबू होकर कांपने लगीं। आधा घंटा बीत गया जब वह उस कागज को खाली निगाहों से घूरती रही। ये एक विदाई पत्र था। तेनू ने उसे छोड़ दिया था। सब बाहर जाओ। एक बार जब कमरा पूरी तरह खाली हो गया तो टुएन टोंग की आंखों से आंसू गिरने लगे जो नीचे कागज के रेशों में समा गए। मेरी बेरहमी। वह घृणा करती थी कि मैं कितना ठंडा रहा हूं। वह मुझसे नफरत करती थी कि मैंने उसे अलविदा तक नहीं कहा। टुओएन टोंग ने पत्र को ऊपर उठाया, उसे फाड़ने का इरादा किया, लेकिन अचानक उसे अपने दिल से सटा लिया। वह इसे नष्ट नहीं कर सकी। यह ल्यूक तेनू का एकमात्र टुकड़ा था जो उसके पास बचा था। तेनू, तुम भाग गए। मैंने तुम्हें जाने दिया। तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। 1 महीने बाद टुअनटंग को आखिरकार छुट्टी मिल गई। उसके अधीनस्थ पूर्ण आतंक में कांप रहे थे। बॉस अब पहले से कहीं अधिक भयावह थी। उसके पास खड़ा होना ऐसा था जैसे किसी गहरी ठंड में फंस जाना। अगर आप नहीं जानते तो आपको लगेगा कि हाइपोथर्मिया हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक हाई एंड नाइट क्लब में टोनी के 23वें जन्मदिन के अवसर पर उसने क्लब में जश्न मनाने के लिए पूरी टीम को इकट्ठा किया। वीआईपी लाउंज, जो जीवंत होना चाहिए था, इसके बजाय अजीब तरह से शांत था। टू वुआन टोंग आलस्य से मखमली सोफे पर लेटी हुई थी। मंद नियन रोशनी के नीचे उसकी आकृति ऐसी लग रही थी जैसे वह ठंडे सोने से बनी हो। उसने शराब का अपना गिलास घुमाया और उदासीनता से कहा, सभी लोग जारी रखें और आनंद लें। उन शब्दों ने एक प्रतिबंध को हटा दिया और कमरा तुरंत उन्माद में फट पड़ा। गिलास टकराने और जोर जोर से हंसने की आवाजें हवा में भर गईं। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने माहौल को तोड़ दिया। मुझे जाने दो। मुझे यहां आने के लिए मजबूर किया गया था। उस अराजक पल में एमिली अचानक आगे बढ़ी। वह टुअनटंग की ओर दौड़ी, लेकिन जिस क्षण उसने उसकी पैंट के किनारे को छुआ, उसे हिंसक रूप से लात मारकर दूर कर दिया गया। कृपया मैनेजर को मत बताना, वह मुझे पीट पीट कर मार डालेगा। एमिली सिसकी और फर्श पर गिर गई। दुर्भाग्य से उसके लिए इस कमरे में कोई भी मूर्ख नहीं था। टू यूएन टोंग, जिसे घृणा हो रही थी, उसने टोनी को महिला को बाहर निकालने का इशारा किया, लेकिन एमिली ने टोनी के ध्यान न देने का फायदा उठाया, एक वाइन ग्लास छीन लिया और टुएन थान पर हमला कर दिया। शराब उसकी पतलून पर फैल गई। अगले ही सेकंड एक भयावह दरार गूंजी। गिलास सीधे एमिली के सिर पर टूट गया। ताज़े खून ने तुरंत उसके पूरे चेहरे को ढक लिया। टू ओएन टोंग हिंसक रूप से कांपने लगी। उसने अपनी जेब से एक बड़े करीने से मुड़ा हुआ पत्र निकाला। जिस क्षण उसने देखा कि वह शराब से भीग गया है, उसकी आंखें एक हत्यारे के क्रोध से भर गईं। कागज इतना नाजुक था कि एक स्पर्श पर ही फट जाता। टुअन के दांत गुस्से से कटकटाने लगे। वीआईपी लाउंज में तापमान तुरंत शून्य तक गिर गया। जैसे ही टू यूएन आखिरकार बाहर निकली, वह अस्थिर होकर लड़खड़ाती रही। उसके हाथ सावधानी से पत्र को अपनी छाती से लगाए हुए थे। इसे ऐसे पकड़ रखा था जैसे वह कोई पवित्र अनमोल खजाना हो। वीआईपी लाउंज में टोनी ने कमरे से हर आखिरी महिला को बाहर निकाल दिया। उसने एक सिगरेट जलाई। उसका चेहरा निराशा से भरा था। बॉस के आदमी का अभी भी कोई पता नहीं है। उसने हमें खोजने से मना कर दिया है, लेकिन उसे इस हालत में देखना, यह बिल्कुल दिल तोड़ने वाला है। वह हर दिन शराब में डूब रही है, मुश्किल से 2 घंटे की नींद ले रही है। वह हर काम में एक आत्मघाती मिशन बन गई है, यहां तक कि बंदूक ले जाने से भी इनकार कर दिया है। नाइट क्लब मैनेजर कमरे में वापस आया। एमिली को खून से लथपथ देखकर उसने आखिरकार डर के मारे राहत की सांस ली। टोनी ने हाथ हिलाकर उसे खारिज कर दिया। इसे कुत्तों को खिला दो। मैनेजर ने उसे बालों से पकड़ लिया और विला से बाहर खींच लिया। टू टोंग लाल आंखों के साथ बैठी रही। मेज पर रखे हुए ब्रेकअप पत्र को तीव्रता से घूरती रही। उसने दर्द में अपना सिर पकड़ लिया। तेनू,
तुम्हें मेरे लिए एक नया पत्र लिखना होगा। कई महीनों बाद टुएन टोंग आखिरकार मेरे ठिकाने का पता लगाने में कामयाब रही। मैंने खुद को गहराई में दफन कर लिया था, फ्रांस के एक दूरदराज एकांत कस्बे में अपने निशानों को पूरी तरह से छिपा लिया था। मैंने अपनी कला प्रदर्शनियों के दौरान भी अपनी असली पहचान का कभी इस्तेमाल नहीं किया, यहां तक कि अपना चेहरा भी छिपा कर रखा। अब मैं आखिरकार चीन लौटने की कगार पर था। टू येन थोंग ने मुझे केवल लैम्पियन वू का पीछा करने वाले अपने जासूसों के माध्यम से खोजा। वर्षों पहले के आघात के कारण मैंने मूक मुआवजे के रूप में $15 मिलियन से अधिक की उत्कृष्ट कृति लैम्पियन वू को भेजा था। अगर वो एक पेंटिंग नहीं होती तो शायद टुअन टोंग मुझे कभी नहीं ढूंढ पाती। उसने मेरे बैकग्राउंड की गहन जांच का आदेश दिया, केवल यह पता लगाने के लिए कि मैं एक ब्लाइंड डेट के लिए घर लौट रहा था। उस रहस्योद्घाटन ने टुअन टोंग को एक राक्षसी क्रोध में भेज दिया, जिससे उसने मौके पर ही अपना कार्यालय नष्ट कर दिया। उसने विदेश जाने और मुझे तभी किडनैप करने की तीव्र इच्छा को दबा दिया। इसके बजाय उसने मुझे फंसाने के लिए घर के लिए पहली उड़ान बुक की। वह खुद देखना चाहती थी कि किस अंधे मूर्ख की हिम्मत मेरे आदमी पर दावा करने की हुई है। और भी महत्वपूर्ण बात, वह देखना चाहती थी कि अंत में मैं, वे ठंडा खून वाला आदमी, कितना बेरहम हो सकता है। होटल स्वीट के अंदर टुअन टंग अपनी काली यादों से बाहर निकली और वर्तमान वास्तविकता में लौट आई। वह उस बिस्तर की ओर बढ़ी जहां मैं गहरी नींद में था। भले ही मैं ठीक उसके सामने लेटा था, उसका दिल अभी भी एक खोखले, दर्दनाक शून्य जैसा महसूस कर रहा था। वह मेरे से कुछ दिन पहले ही देश लौटी थी। कल रात जब वह अपनी 9 बहनों के साथ एक बार में पी रही थी, तब उसे खबर मिली कि मैं आखिरकार आ गया हूं। टुअन टोंग अत्यधिक खुशी से भर गई थी। हालांकि जब वह उत्सुकता से मुझे खोजने गई तो उसने उस आदमी को पाया जिसे वह दिन रात तरसती थी। मेरे लिए नहीं, बल्कि नर्तकियों के प्रदर्शन में लगा हुआ था, और सिर्फ कोई नर्तकी नहीं, बल्कि लड़कियों का एक पूरा दल। टुएन टोंग इस विश्वासघात को मुश्किल से प्रोसेस कर सकी, जब तक कि मैं मुड़ा और हमारी आंखें एक गर्म घूरने में बंद हो गईं। उसने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा आदिम क्रोध महसूस नहीं किया था। जो चीज उसे पागलपन की हद तक ले गई वह ये थी कि मुझे देखते ही मैं भाग गया। क्या मैं कोई भूत हूं? क्या मैं वास्तव में तुम्हारे लिए इतनी भयानक हूं? या क्या मैंने तुम्हें जीतने के लिए पर्याप्त अच्छा व्यवहार नहीं किया? टून बिस्तर के किनारे घुटनों के बल बैठ गई, मुझे देखते हुए, जबकि मैं गहरी नींद में था। वह जितनी देर देखती रही, उसका आक्रोश उतना ही उबलता रहा। तुमने जो किया उसके बाद तुम इतनी शांति से कैसे सो सकते हो? अगली सुबह जल्दी, जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, दर्दनाक दर्द की एक लहर मेरे पूरे शरीर पर छा गई। अचानक मेरे फोन की तीखी घंटी हवा को चीर गई। मैंने उसे निकाला और जवाब दिया, यो तेंचू, इन पिछले 2 दिनों का आनंद ले रहे हो, है ना? दूसरी तरफ से वैन वनहाई की क्रूर उपहास भरी हंसी आई। मेरा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मैंने अपने बगल में अभी भी चैन से सो रही महिला पर एक नज़र डाली। रिसीवर में फुसफुसाते हुए, होटल आओ और मुझे पिक करो, अभी जल्दी करो। वैन वनहाई जम गया, अप्रत्याशित रूप से पकड़ा गया। कल उसने टोबाकू के साथ शर्त लगाई थी कि टुअन टोंग निश्चित रूप से मेरी जुनूनी पूर्व प्रेमिका है और यह पुनर्मिलन निश्चित रूप से हमारी पुरानी लौ को फिर से जगा देगा। लेकिन मेरा लहजा सुनकर मैं बंधक जैसा क्यों लग रहा था? मैं आ रहा हूं। वैन वैन हाई ने तुरंत मजाक छोड़ दिया, अपनी चाबियां छीनी और दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने फ़ोन रखा और अपने कपड़े पहनने के लिए संघर्ष किया, लेकिन एक हाथ ने अचानक पीछे से मेरी शर्ट को पकड़ लिया। मुझे हिंसक रूप से बिस्तर पर वापस खींच लिया गया और टून ने मुझे पिन कर दिया। मुझ पर मंडराने लगी, तेंचू, तुमने उसे सही जवाब क्यों नहीं दिया? क्या ये पिछले 2 दिन तुम्हारे लिए पर्याप्त संतोषजनक नहीं थे? तुम मनोरोगी। मैंने अपनी नज़रें हटा लीं। बस मुझे घर जाने दो, हम बाद में बात कर सकते हैं। ओह, तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है, लेकिन केवल तभी जब हम जाकर अपनी शादी का पंजीकरण करवा लें। क्या? मैं सीधे बैठ गया। मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं कर रहा हूं, इस बात को दरकिनार करते हुए कि ये महिला वास्तव में कितनी भयानक थी। मैंने लंबे समय से उसके लिए अपनी किसी भी भावना को मिटा दिया था। मैं ऐसी मांग पर कैसे सहमत हो सकता था? ल्यूक तेंचू, मैं तुम्हारे साथ बातचीत नहीं कर रही हूं। मैंने हताशा में अपने आंसू दबाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया। जो मेरे चेहरे पर बेकाबू रूप से बह रहे थे। टू यूएन टैन, सब कुछ खत्म हो गया है, ये अतीत में है। खुद को आज़ाद करो और भगवान के लिए मुझे भी आज़ाद करो। तुम कहते हो कि अतीत को बस मर जाना चाहिए, मैं इसे तुम्हारी तरह क्यों नहीं छोड़ सकती? ल्यूक तेंचू, क्या तुमने कभी वास्तव में मुझसे प्यार किया था? तुम हमें इतनी आसानी से कैसे त्याग सकते हो? उसकी पूछताछ ने मेरी छाती में आतंक की लहर भेज दी। शायद मैंने कभी उससे प्यार किया था, लेकिन वह प्यार कभी भी बेदाग या शुद्ध नहीं था। तुम सिर्फ इस बात से ग्रस्त हो कि तुमने नियंत्रण खो दिया है। देखो तेंचू, क्या तुम अभी भी नहीं देख रहे हो? मैं शाब्दिक रूप से तुम्हारे बिना इस दुनिया में काम नहीं कर सकती। जैसे ही वह बोली, उसका कांपता हुआ हाथ मेरे गाल पर सहलाया। मुझसे शादी करो कृपया, बस मेरे साथ रहो।
मुझे तुम्हारी बहुत याद आई है। मुझे लगता है कि मैं मर रही हूँ। मैं पत्थर की तरह चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। टुएन टंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से अपनी धड़कती छाती पर दबा दिया। ये बहुत दर्द होता है। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मेरी मदद करो। ठीक उसी समय फोन चीख उठा, तनाव को तोड़ दिया। टंग ने इसे छीन लिया और तुरंत जवाब दिया, मैं ही उसे वापस लाऊंगी। उसने बिना किसी जवाब के तुरंत फोन रख दिया। वह मेरी चैट हिस्ट्री स्क्रॉल करने लगी। उसका चेहरा कुछ बहुत ही घृणित में बदल गया। कोटेन कौन है? अचानक झपटी। मुझे गला घोंटने लगी और उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। तुम उसके साथ रहना चाहते हो, है ना? क्या यही बात है? उसने तब तक दबाया जब तक मेरा चेहरा लाल रंग का नहीं हो गया। जैसे ही उसने अपनी पकड़ छोड़ी, उसकी आवाज़ बर्फीली थी। उसने फ़ोन मेरे चेहरे पर फेंक दिया। अभी उसे बताओ कि तुम्हारे पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है। मैंने कांपते हाथों से डिवाइस लिया। कोटेन ट्वीट मेरी मकान मालकिन थी जब मैं विदेश में था। वह हमेशा बहुत दया के साथ मेरी देखभाल करती थी। इस बार मैंने वास्तव में योजना बनाई थी कि अपनी वापसी पर मैं आखिरकार उसे डेट करना शुरू करने के लिए सहमत हो जाऊंगा। लेकिन अब जिस क्षण मैंने कॉल का जवाब दिया, टू ने फ़ोन छीन लिया और उसे स्पीकर पर डाल दिया। मेरे प्यार, क्या तुम जल्द ही मेरे पास वापस आ रहे हो? कोटेन ट्वीट की कोमल आवाज़ रिसीवर के माध्यम से आई, जबकि टूअन टैन की नज़रें भयानक रूप से घातक हो गईं। कोटेन ट्वीट, मैं अब कभी विदेश नहीं लौट रहा हूँ। टुअन टंग ने मेरे जबड़े के चारों ओर अपना हाथ कस लिया। चुपचाप एक दांतेदार आदेश दिया कि बात करना जारी रखो। मेरी आवाज़ हिंसक रूप से कांप रही थी। मेरे पास अब एक गर्लफ्रेंड है। मुझसे कभी संपर्क मत करना। नहीं, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए उड़ान भर रही हूँ। जिस क्षण मैं डर के मारे इतना लकवाग्रस्त हो गया, मैं फ़ोन को मुश्किल से पकड़ पा रहा था। मुझे पता था कि कोटेन मेरे पास आने के बारे में गंभीर थी। ओयू एंड टोंग ने अचानक एक तीखी ठंडी हंसी छोड़ी, एक ऐसी हंसी जिसने मेरी त्वचा को रोंगटे खड़े कर दिए। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, टून ने मुझे घूरा। लेकिन वे जहरीले शब्द कोटन ट्वीट के लिए निर्देशित थे। क्या ऐसा है मिस टू? मैंने टुवांग का जिक्र पहले कभी नहीं किया था। उसे वह नाम कैसे पता चला? तेन ट्वीट, दूर रहो, यहां मत आओ। वह एक मनोरोगी है। मैं आगे बढ़ा, फोन को वापस लेने के लिए बेताब था। टेंग बिस्तर पर सीधे बैठ गई, दीवार के खिलाफ डिवाइस को लाखों टुकड़ों में तोड़ दिया। वह खिड़की की ओर मुड़ी, उसका आभा द्वेष फैला रही थी।